हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कृषि विज्ञान एवं पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दुर्गा शक्ति में आने वाले हैं। आज की इस एक ही वीडियो में हम कृषि एवं पशुपालन विज्ञान को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कृषि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पशुपालन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये तो हम सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो हमारे देश की, भारत की 58% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत के कुल भूभाग क्षेत्र के लगभग 51% भाग पर कृषि का कार्य किया जाता है। यानी कि हमारे देश के लगभग 51% भाग पर कृषि का कार्य होता है, क्योंकि इसी से हमारी आजीविका चलती है। जबकि कनाडा के केवल 5%, जापान के 13%, चीन के 11% तथा यूएसए के 20% क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कृषि का कार्य होता है और देशों के मुकाबले। और आगे हम देखते हैं अब 1950 से 51 में भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 52.2% था, जो कि 2016 से लेकर 2017 में घटकर लगभग 17.32% रह गया। इसका कमी का कारण जीडीपी में सेवा उद्योग के क्षेत्रों की भागीदारी का बढ़ना था। जो है, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की जीडीपी में कृषि का बहुत ज़्यादा योगदान था, लेकिन अब जो है सेवा तथा उद्योगों ने इसका घटा दिया, क्योंकि इनका योगदान ज़्यादा बढ़ गया है और कृषि का कम हो गया है। इसलिए अब आगे देखते हैं। भारत की कुल भूमि का लगभग 40.6% भाग शुद्ध बोया गया है। 24.01% भाग वनों से आच्छादित है, यानी कि 24.01 पर वन है। 7.6 पर प्रति भूमि है। 5% पर भूमि बंजर है, यानी कि हमारे भारत की 40.6% भाग पर कृषि की जाती है। 24% हमारी, लगभग 24% वनों से घिरी हुई है पृथ्वी भारत की, तथा 7.6% पर प्रति भूमि है, तथा 5% हमारी भूमि बंजर है, तथा 4% भूमि पर स्थायी चारागाह एवं बाग बनाए गए हैं। अभी इनको देखते हैं। प्रति भूमि क्या होती है, बंजर भूमि क्या होती है, कृषि भूमि क्या होती है। देखिए, अब आपको इनकी डेफिनेशन भी बताते हैं। जो हमारी प्रति भूमि वह है जिसमें 1 से लेकर 5 वर्षों तक कोई फसल न उगाई गई हो। प्रति भूमि वह है जिसमें हम 1 से लेकर 4 वर्षों तक, 5 वर्षों तक कोई भी फसल ना उगाई, खाली छोड़ दे, उस पर कृषि ना करें, उसी को हम प्रति भूमि कहते हैं। बंजर भूमि वो होती है जिस पर किसी भी फसल नहीं उगाई जा सकती, जो उपजाऊ ना हो और कृषि करने योग्य ना हो, उसी को हम बंजर भूमि कहते हैं। कृषि भूमि, इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा प्रति भूमि दोनों को रखा जाता है। कृषि भूमि में हम जो है, जो कृषि हमने फसल उगाई जाती है जिस भूमि पर, तथा जो प्रति खाली छोड़ दिए जाते हैं 4 से 5 वर्ष तक, उन दोनों को कृषि भूमि में हम मिलाते हैं। अगला देखते हैं हम, शस्य गहनता क्या होता है। शस्य गहनता का मतलब है एक खेत में एक कृषि वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या। यानी कि जो हम एक वर्ष में एक खेत में जितनी फसलों को उगाते हैं उसी को हम उस खेत की शस्य गहनता कहते हैं। जो कि पंजाब की शस्य गहनता सबसे अधिक है भारत में। पंजाब की शस्य गहनता सबसे अधिक होने का कारण यह है कि वहाँ पर सिंचित, यानी कि सिंचाई के साधन बहुत अधिक है और वहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है। अब देखते हैं आगे हम खेती के प्रकार। खेती कितने प्रकार की होती है, खेती के प्रकार देखते हैं। बहु प्रकार की खेती, इसका अभिप्राय उस प्रकार की खेती से है जिसमें आमदनी के स्रोत कई उद्यमों या फसलों पर निर्भर रहते हों। यानी कि बहु प्रकार की खेती में हमारी आजीविका सिर्फ और सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं होता। किसान जो उसमें दूसरे स्रोतों से भी उसे आजीविका का साधन मिल जाता है। यानी कि वो एक से ज़्यादा फसल उगाता है या एक से ज़्यादा कृषि करता है, उसी को हम बहु प्रकार की खेती कहते हैं। विशिष्ट खेती का मतलब है जिसमें हम इसके अंतर्गत केवल एक ही प्रकार की फसल या उद्यम का उत्पादन बाजार के लिए किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत विशिष्ट खेती में हम केवल एक ही फसल का उपजाते हैं, जो कि हम अपनी आजीविका उसी फसल के जरिए से प्राप्त करते हैं, उसी को हम विशिष्ट खेती कहते हैं। मिश्रित खेती में हम फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग को भी शामिल किया जाता है। मिश्रित खेती में हमारी जो है खेती के साथ साथ, कृषि के साथ साथ पशुपालन
भी आ जाता है मिश्रित खेती में, यानी कि डेयरी दूध बेचकर और फसल से भी हम दोनों से अपनी आजीविका चलाते हैं मिश्रित खेती में। शुष्क खेती जहाँ वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम हो, यानी कि शुष्क खेती वहाँ होती है जहाँ पर सूखा ज़्यादा रहता हो, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम हो। तर्क खेती जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 से अधिक हो, यानी कि जहाँ पर बाढ़ या अधिक वर्षा होती है उसी को तर्क खेती, यानी कि ये भूमि वहीं पर मिलती है तर्क खेती। आप याद रख सकते हैं 20 सेंटीमीटर से कम होगी तो शुष्क खेती होगी, और तर्क जहाँ पर 20 से 200 से अधिक हो वहाँ पर तर्क खेती होती है। आर्द्र खेती जहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच रहे। सिंचित खेती जहाँ वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच हो। तथा गहन खेती, इस खेती में कम क्षेत्र में अधिक फसल उत्पादन करने के लिए अधिक से अधिक श्रम तथा उन्नत बीजों का उपयोग, उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों, सिंचाई आदि के प्रयोग से यह कृषि पूरी की जाती है। गहन खेती का मतलब है यानी कि हमारे पास जो है क्षेत्रफल थोड़ा है, यानी कि ज़मीन थोड़ी है, लेकिन हमें उससे उत्पादन ज़्यादा लेना है, इसलिए हम उस पर अधिक से अधिक मेहनत कर और अच्छे बीजों का उपयोग कर उर्वरकों का उपयोग कर, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग कर ज़्यादा उत्पादन उस फसल से ले सकते हैं। उसी को हम गहन खेती कहते हैं। सीढ़ीदार खेती की वह विधि है जिसमें अधिक ढालू भूमि पर ढाल को सीढ़ीनुमा परिवर्तित कर खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती यानी कि जहाँ पर अधिक ढालू भूमि होती है वहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। ये अधिकतर पहाड़ों में मिलती है। सीढ़ीनुमा खेती यानी कि सीढ़ीदार खेती की जाती है। कार्बनिक खेती, इस प्रणाली के अंतर्गत उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशकों का प्रयोग नहीं होता बल्कि जीवांश पदार्थ वाली कृषि आगतों का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक खेती को पारिस्थितिक खेती की संज्ञा भी दी जाती है। कार्बनिक खेती को देखते हैं। कार्बनिक खेती वह खेती है जिसमें हम ना तो उर्वरकों, कीटनाशक और दवाइयों का प्रयोग करते हैं बल्कि अपने ऑर्गेनिक खाद तथा जीवाश्म पदार्थ से अपनी जो कृषि को संपन्न करते हैं। इस कृषि को यह पारिस्थितिक तंत्र के लिए, पर्यावरण के लिए भी अच्छी होती है और इसकी फसल भी बहुत अच्छी होती है। कार्बनिक खेती को पारिस्थितिक खेती की संज्ञा भी दी जाती है, यानी कि इसे पारिस्थितिक खेती भी कहा जाता है कार्बनिक खेती को। ले खेती का मतलब है कृषि फसलों के फसल चक्र में 2 या उससे अधिक वर्ष तक चारागाह रखना ले फार्मिंग कहलाता है। यानी कि जहाँ पर हम चारागाह बना देते हैं उसे 2 या 2 साल से अधिक अगर हम उस भूमि को चारागाह बनाए रखते हैं तो उस भूमि को हम ले खेती कही जाएगी। वो स्थानांतरण भूमि तथा झूम खेती, इस खेती में वन के किसी भाग को साफ करके वृक्षों तथा झाड़ियों को जला दिया जाता है। उसके बाद कुछ वर्षों तक इस स्थान पर कृषि की जाती है तथा भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह पर यही क्रिया की जाती है। यानी कि यह हमारी जो स्थानांतरण तथा झूम खेती है यह सबसे पहले आदि मानव ने शुरू की थी। तब उसका कोई घर नहीं होता था, तब वह बड़े बड़े वनों को साफ करता था और वहाँ पर कुछ दिनों के लिए खेती करता था। उसके बाद वो भूमि कम उपजाऊ हो जाती थी और उसको छोड़कर यही विधि यानी कि यही क्रिया किसी दूसरे स्थान पर जाकर करता था। इसी को हम बुश एंड फैलो कृषि भी कहते हैं और काटना और जलाने कृषि भी इसी को कहा जाता है। स्थानांतरण तथा झूम खेती को भी कहा जाता है। स्थानबद्ध खेती, इसमें खेती में इस कृषि में किसी भी स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने वाले किसान एवं उनका परिवार मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। यानी कि यह कृषि जो स्थानबद्ध खेती झूम खेती के बिल्कुल विपरीत है। इसमें जो किसान एक अपने परिवार के साथ रहता है और एक स्थायी भूमि पर जहाँ पर वह रहता है उसी पर वह अपनी कृषि करता है और अब वहीं से अपनी आजीविका चलाता है। आगे देखते हैं व्यापारिक रोपण खेती। यह एक प्रकार की पूर्णतः व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की जाने वाली कृषि है जिसे नकदी फसलों का उत्पादन होता है। व्यापारिक रोपण खेती यह एक प्रकार व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की जाने वाली कृषि है, यानी कि नकदी फसलों का उत्पादन। यानी कि इसमें जो हमारी व्यापारिक रोपण खेती में हरी सब्जियां आएंगी जो हमें डेली आजीविका प्रदान करती हैं, जैसे कि हमारी पालक हो गई, पालक, बथुआ और ये जो भी मूली आदि आती है। इसमें व्यापारिक रोपण खेती में ट्रक खेती, इस खेती में फल फूलों तथा सब्जियों का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होता है तथा इसे इसलिए ही ट्रक खेती कहा जाता है। जो फल फूलों तथा सब्जियों का जो परिवहन ले जाने के लिए ट्रकों का ज़्यादा उपयोग होता है इसीलिए इसको ट्रक खेती भी कहा जाता है। यह भी व्यापारिक खेती की तरह ही।
अगली देखते हैं हम डेयरी खेती, यानी कि इसमें दूध देने वाले पशुओं के प्रजनन एवं उसके पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें दूध एवं दुग्ध पदार्थों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। हमारी डेयरी खेती में हम पशुपालन करते हैं तथा उनकी दूध से आय प्राप्त करते हैं, दूध बेचकर आय प्राप्त करते हैं, दूध से बने पदार्थों को बेचकर आय प्राप्त करते हैं, उसी को हम डेयरी खेती कहते हैं। इसमें हम पशुओं को पालते भी, उनके बच्चों को भी पालते तथा उनसे भी आय प्राप्त करते हैं। अगला देखते हैं अब ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्व वसूली की विधियाँ। जमींदारी, राजस्व संग्रहकर्ताओं को ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त था तथा यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की गई थी। ये उस समय की जो हमारी स्वतंत्रता से पहले राजस्व वसूली की जाती थी। ये जो अंग्रेज थे हमारे से राजस्व वसूली करते थे, उसकी कुछ जो विधियाँ उनके ही बताई गई हैं यहाँ पर। जमींदारी, यानी कि राजस्व संग्रहकर्ताओं को ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त था। जो राजस्व संग्रह करता थे वही भूमि का मालिक थे, वही भूमि के मालिक, यानी काश्तकार के पास जो भूमि का अधिकार नहीं था, अपनी भूमि उसकी नहीं होती थी। रैयतवाड़ी, इस व्यवस्था में तहत काश्तकार को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया। ये व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को लगान अदा करते थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेज़ों ने हमें जो काश्तकारों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया। जो उस भूमि पर कृषि करते थे वही उस भूमि का मालिक बन जाता था। काश्तकार किसान को ही कहते हैं। वे व्यक्तिगत रूप से सीधे सरकार को लगान अदा करते थे। जो काश्तकार जो है सीधे अंग्रेज़ों को लगान अदा करते थे, अपनी भूमियाँ कर देते थे। मालवाड़ी, इस व्यवस्था के तहत पूरे ग्राम समुदाय पर लगान चुकाने का उत्तरदायित्व होता था। प्राय ग्राम प्रधान काश्तकारों से लगान लेकर सरकार तक पहुँचाता था। मालवाड़ी भी उसी तरह से हैं। स्वतंत्रता के बाद देखते हैं भारत में भूमि सुधार प्रणाली। बिचौलियों का अंत, स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया तथा काश्तकारों को जमीन का स्वामित्व मिला। यानी कि स्वतंत्रता के बाद सरकार ने जो बिचौलियों का अंत कर दिया तथा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, यानी कि जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया तथा काश्तकारों को जमीन का स्वामित्व मिला, यानी किसानों को जमीन का स्वामी बना दिया, उनकी जमीन का मालिकाना हक दे दिया गया। काश्तकारी सुधार, राष्ट्रीय नीति के तहत भूमि पर अधिकार उसी का होना चाहिए जो उसे जोते बोए, परंतु इस विषय पर कानून न होने से पट्टेदारी तथा बटाईदारी व्यवस्था बड़े पैमाने पर जारी है, जो कि अब भी चल रही है। पट्टेदारी तथा बटाईदारी की व्यवस्था आज भी हर जगह हर राज्य में चल रही है। हदबंदी कानून भी कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। अगला देखते हैं हम चकबंदी। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा त्रुटिपूर्ण उत्तराधिकार कानून के कारण भूजोत क्रमशः छोटे आकार के होने लगे, जिनके कारण ही चकबंदी कानून बनाया गया था। खेती की प्रणालियाँ देखते हैं। तो दोस्तों, राजकीय खेती किए जाने वाले फार्म सरकार की संपत्ति होते हैं। भूमि प्रबंधन सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। जो राजकीय खेती होती है उसमें जो है सभी योजनाएं सरकार की चलती हैं, उसमें काम करने वाले कर्मचारी भी सरकारी होते हैं तथा फार्म की योजना सरकार द्वारा बनाई जाती है। काश्तकारी खेती देखते हैं। काश्तकारी खेती में इस प्रणाली में के अंदर किसान को राज्य से सीधा संबंध होता है। किसान को अपनी भूमि का स्वामित्व प्राप्त होता है, उसको स्थायी पैतृक तथा हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं। काश्तकारी खेती में जो है किसान को उसकी ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया जाता है। वह अपनी भूमि को बेच भी सकता है, उस पर कार्य भी कर सकता है और अपने बच्चों को उसका उत्तराधिकारी भी बना सकता है। इसी को काश्तकारी खेती कहते हैं। काश्तकार का मतलब ही किसान है। फसलोत्पादन, एग्रोनॉमी, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डेक्रेंसी जी है। जो फादर ऑफ एग्रोनॉमी, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप देख लेना। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डेक्रेंसी जी है। खाद्यान्न फसलें देखते हैं। अब हम खाद्यान्न फसलें वे फसलें हैं जो संपूर्ण विश्व में भरण पोषण का प्रमुख आधार है। जैसे प्रमुख खाद्यान्न फसलें, इसके अंतर्गत गेहूँ, धान, जौ सम्मिलित हैं। जो खाद्यान्न फसलें वे फसलें होती हैं जिनसे हमारा विश्व का भरण पोषण होता है, यानी कि हमारे खाने के काम आते हैं, जो मुख्य रूप से खाने के काम आती हैं, उनको हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। इनमें सबसे पहले तो आपको भी पता होगा प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो हम रोज़ खाते हैं, डेली खाते हैं, गेहूँ और धान है तथा जो भी इसमें सम्मिलित है। मोटे अनाज, मोटे खाद्यान्न में इसके अंतर्गत ज्वार, मक्का, बाजरा आदि आते हैं। लघु खाद्यान्न में मुंडवा, रागी, कोंदो, सावा, काकून आदि आते हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। चावल,
चावल का वानस्पतिक नाम जो है, चावल का वानस्पतिक नाम साइंटिफिक नेम इज ओराइजा सेंटिवा। जो चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सेंटिवा है। इसका कुल जो ग्राम नहीं है, जन्म स्थान इसका भारत व इंडो चाइना है। चावल का जन्म स्थान भारत व इंडो चाइना है। इसको पूछा जा सकता है कि चावल का जन्म स्थान कहाँ पर है, भारत व इंडो चाइना। चावल को उगाने के लिए जलवायु उसकी उष्णकटिबंधीय होनी चाहिए। औसत वर्षा चावल के लिए औसत वर्षा होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। तापमान जो है चावल को उगाने के लिए 24 डिग्री सेल्सियस ज़रूरी होता है। इसका बुआई का समय होता है जून तथा जुलाई। चावल एक स्वपरागित फसल है। तो इसमें चावल में ओजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जो ये ओजोला और नील हरित शैवाल का उपयोग धान में नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए उर्वरक के रूप में किया जाता, खाद के रूप में किया जाता है। प्रोपेनिल ब्यूटाक्लोरोफिलोक्लोरेन धान में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख खरपतवारनाशी हैं। चावल में सामान्यतः 6 से 7% प्रोटीन, 7 से 6% कार्बोहाइड्रेट, 2.5% वसा तथा 1.1% खनिज पाए जाते हैं। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। जो भारत हमारा चावल को सबसे ज़्यादा बाहर दूसरे देशों में बेचता है, यानी कि निर्यात करता है। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। सारे देश में हमारे भारत में केवल चावल की एक ही फसल उगाई जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि 3 किस्म का चावल उगाया जाता है। ओस, अमन और बोरो। ओस फसल जो किस्म है इसकी सितंबर और अक्टूबर में उगाते हैं। अमन को जाड़ों में उगाते हैं, सर्दियों में यानी कि, तथा बोरो ग्रीष्मकाल में उगाया जाता है। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति जया थी। जो धान की भारत में विकसित प्रथम बोनी प्रजाति का नाम पूछ लिया जाए तो हमारी भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति जया थी। अगला देखते हैं, इसकी कुछ प्रमुख किस्में लूना, श्री जमुना, अन्नपूर्णा, माही सुगंधा, प्राणी तथा शुष्क सम्राट आदि धान की प्रमुख किस्में हैं। धान की जो है ये किस्में भी आप याद कर लेना, इनकी प्रजाति यानी कि प्रमुख प्रजाति हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में शुष्क सम्राट एक उपयुक्त एवं उत्पादक किस्म है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि सूखा उत्पाद प्रभावित क्षेत्रों में कौन सा धान उगाया जाता, तो शुष्क सम्राट जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उगाया जाता धान। इसकी पूसा गंगा समरूचि आदि बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है। महादान सुप्रा इसका विकास फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के मुख्य प्रजनक GS घोष द्वारा किया गया था। जो खैरा धान में जिंक की कमी से लगने वाला एक रोग है। जो धान में खैरा जिंक की कमी से लगता है। गोल्डन धान की किस्म विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। ये पूछ लिया जाए कि विटामिन ए की मात्रा कौन से धान में अधिक होती है, तो गोल्डन धान में विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक होती है। और चावल के धुलने के बाद उसमें विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। चावल को धोने के बाद उसमें से विटामिन B नष्ट हो जाता है। गेहूं के बारे में पढ़ते हैं हम। चावल को कंप्लीट हो गया हमारा। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकिम है। जलवायु से इसको भी उष्णकटिबंधीय चाहिए। तापमान इसका 10 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर होती है। कुल इसका भी ग्रामीणी है। चावल का भी कुल ग्रामीणी था और इसका भी कुल ग्रामीणी है। बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर यानी कि सर्दियों में इसको बोया जाता है। भारतीय गेहूं की प्रजाति ट्रिटिकिम कैप्कोपेक्टम है एवं टी स्पैरोकोकम मोनजोदड़ो की खुदाई में उक्त गेहूं के प्राप्त किए गए थे। प्रजाति के गेहूं प्राप्त किए गए थे। जो मोनजोदड़ो की खुदाई में हमें इस किस्म के गेहूं मिले थे। टी स्पैरोकोकम प्रजाति के हमें उत्तम किस्म के गेहूं मिले थे मोनजोदड़ो की खुदाई में। वर्तमान समय में TSTM प्रजाति की खेती संपूर्ण भारत में होती है। इस प्रजाति के विकास का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है। जो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो अमेरिकी के वैज्ञानिक है एक,
मैक्रोनी गेहूँ असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस गेहूँ की सूजी भी बनाई जाती है। आपको इससे ये पूछ लिया जाए कि किस गेहूँ से सूजी बनती है। सूजी जो मैक्रोनी गेहूँ से बनाई जाती है। सामान्यतः गेहूँ की बुआई में 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। जो जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल नामक यंत्र का प्रयोग गेहूं की बुआई में किया जाता है। ये भी आया नया है, जो है जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल नामक यंत्र का प्रयोग गेहूं की बुआई में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। जो रस्ट जो गेहूं में होने वाला एक प्रमुख रोग है। रस्ट गेहूं की फसल में का एक प्रमुख रोग है। इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 येलो रस्ट, नंबर 2 ब्राउन रस्ट, नंबर 3 ब्लैक रस्ट। कनाल बट भी गेहूं में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है। फ्लेरिस माइनर गेहूं का मामा नामक खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गेहूं में फ्लेरिस माइनर जो खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है छिड़काव के लिए। गेहूं में 8 से 15% प्रोटीन होता है, 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, एक 1.5% वसा होता है और 2.0% खनिज होते हैं। गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। गेहूं में दूसरे विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B6 व विटामिन ई भी गेहूं में पाया जाता है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव भी गेहूं पर भी पड़ा था। गेहूं की प्रमुख किस्में हैं सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी। ये गेहूं की प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख किस्में हैं सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी। अब हम मक्के के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मक्के का वानस्पतिक नाम जिया मेज है। जन्म स्थान इसका भी मध्य अमेरिका है। जलवायु इसको भी उष्णकटिबंधीय चाहिए। गेहूँ, चावल तथा मक्के को दोनों को जलवायु उष्णकटिबंधीय चाहिए। तापमान इसका 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक होता है। औसत वर्षा 60 से 120 सेंटीमीटर तक की होती है। इसको उगाने के लिए मक्का में कार्बोहाइड्रेट 79% होता है, प्रोटीन 5.0% होता है, फैट 5.0%, राख 2.0% पाई जाती है। मक्के में धान्य फसलों के मुकाबले स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। तो दोस्तों मक्के में धान्य फसलों के मुकाबले स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। मक्का सिर्फ और पौधा है। मक्के को अनाजों की रानी की उपमा से अभिहित किया गया है, यानी कि मक्के को अनाजों की रानी नाम से भी जाना जाता है। आपको पूछ लिया जाए कि अनाजों की रानी नाम से कौन सा फसल जानी जाती है, तो हमारा आंसर मक्का होगा। मक्के को अनाजों की रानी की उपमा से अभिहित किया गया है। धान्य फसलों में इसमें अल्कोहलिक पेय भी बनाए जाते हैं मक्के की मदद से। मक्का, खरीफ, रबी, जायद तीनों ऋतुओं की फसल है। भारत में मक्का पुर्तगालियों के साथ, जो मक्के को पुर्तगाली अपने साथ भारत लाए थे। भारत में पहले इनकी खेती नहीं होती। गेहूँ और चावल की खेती भारत में प्राचीन काल से होती आई है, लेकिन जो है मक्के को पुर्तगाली अपने साथ भारत में लाए थे, तो इसको शुरू करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। विश्व मक्का उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का मक्का उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो भारत का मक्का उत्पादन में 7वां स्थान है विश्व में। मक्का की प्रमुख प्रजाति प्रताप, पूसा, अली, सरताज, गंगा, धवल, अरुण, विवेक, मक्का आदि जो मक्के की प्रमुख प्रजातियां हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, जवार के बारे में पढ़ते हैं। जवार जन्म स्थान भारत है। जवार का जन्म स्थान जो है भारत है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो पशुपालन भी किया जाता, तो इसीलिए जवार का जो है जन्म स्थान भी भारत ही है। यहीं पर इसकी उत्पत्ति हुई थी जवार की। भारत में जलवायु जो है इसको भी उष्णकटिबंधीय चाहिए। तापमान इसका 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। वर्षा 30 से 100 सेंटीमीटर तक, यानी कम वर्षा में भी इसको उगाया जा सकता है। ज्वार का वानस्पतिक नाम है सोरगम। सोरगम जो है ज्वार का वानस्पतिक नाम है। प्रमुख प्रजाति DSH4 रबी शंकर। जो ज्वार एक रबी की फसल है। विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। पूरे विश्व में जो है ज्वार का सबसे बड़ा तथा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत ही है। बाजरे के बारे में पढ़ते हैं। जलवायु इसकी भी उष्णकटिबंधीय है। तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। जन्म स्थान अफ्रीका है इसका। बाजरे का जन्म स्थान अफ्रीका है। औसत वर्षा इसको 37 से 75 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। वैज्ञानिक नाम इसका पर्ल मिल्ट है। वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम यानी कि बाजरे का पर्ल मिल्ट है।
बाजरा सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता रखता है, यानी कि बाजरे को हम सूखी जगहों पर यानी कि सूखे क्षेत्र में भी उगाया जा सकता है। इसको ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती, इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, यह सूखे क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है आसानी से। इसमें सर्वाधिक खनिज लवण पाए जाते हैं। हरित बाल तथा रगट बाजरे में होने वाला रोग है। जो है बाजरे में कौन सा रोग होता है, तो हरित बाल तथा रगट बाजरे में होने वाले प्रमुख रोग है। आगे देखते हैं अब हम दालें। अब हम अपनी दलहनी फसलों पर आ गए। लेगुम कुल की फसलों को दलहनी फसल कहा जाता है, यानी कि जो भी फसल लेगुम कुल की होगी उनको दलहनी फसल कहा जाएगा। ये फसलें तीनों मौसम में उगाई जाती हैं, यानी कि ये खरीफ, रबी तथा जायद तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। लेगुम कुल की फसलें दलहनी फसलें तीनों ऋतुओं में उगाई जाती हैं। जायद फसल मूंग, सोयाबीन, लोबिया, उड़द ये फसल उगाई जाती हैं दलहनी तथा खरीफ में लोबिया, अरहर तथा मूंग, रबी में मसूर, केसारी, चना, मटर ये दालें जो है रबी ऋतु में उगाई जाती हैं। भारत विश्व में दालों के प्रोडक्शन में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं आयातक देश है। जो भारत में सबसे ज़्यादा विश्व में दालें उगाई जाती हैं तथा हमारे देश में सबसे ज़्यादा उपभोग भी होता है, यानी कि हम उनको खाते भी हैं सबसे ज़्यादा, और जो है आयात भी करते हैं, यानी कि हमारे देश में जो दालों की कमी भी रहती है लेकिन सबसे ज़्यादा हम ही उगाते हैं। लेकिन भारत में ज़्यादा जो उपभोग होने के कारण हमें दालें बाहर से भी आयात करनी पड़ती हैं, अपने देश में मंगवानी पड़ती हैं। इसलिए भारत जो विश्व में दालों का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं आयातक देश है। जो दालें मृदा मिट्टी की उर्वरता के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक होती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में दाल के पौधों की जड़ों में दालें फसल मृदा उर्वरता तथा संरक्षण की लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है दाल के पौधे के जड़ों में, जिसका नाम राइजोबियम होता है। तिलहनी फसलों के अंतर्गत अलसी, रामतिल, कुसुम आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर ये दालें आती हैं। तिलहनी फसलों के अंतर्गत रामतिल, कुसुम, अलसी आदि फसल का उत्पादन होता है। इन फसलों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इन सभी फसलों के उत्पादन में भारत का जो है प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। जो हमारे देश में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तिलहनी फसलें उगाई जाती हैं। सरसों का वानस्पतिक नाम क्रोसबेरी है। यह रबी की फसल है। सरसों का वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पूछे तो उसका नाम क्रोसबेरी। सरसों का वानस्पतिक नाम क्रोसबेरी है। सरसों एक रबी की फसल है। राजस्थान में सबसे अधिक होती है। सरसों जो है हमारे राजस्थान में सबसे अधिक होती है, उगाई जाती है, उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। इसका भी सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो सोयाबीन का भी सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। हम आज की इस वीडियो में दोनों टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। पशुपालन तथा कृषि को, दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करें। मूंगफली का वानस्पतिक नाम जो है अराकिस अरापोगा है। यह खरीफ की फसल है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम अराकिस अरापोगा है तथा यह खरीफ की फसल है। कपास के बारे में पढ़ते। कपास एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इसका वानस्पतिक नाम गोसिपियम है। जो कपास का वानस्पतिक नाम गोसिपियम है। कपास एक मालवेसी कुल का सदस्य है। कपास का कुल पूछ लिया जाए, यानी कि फैमिली पूछ लिया जाए कपास की, तो मालवेसी कुल का सदस्य है कपास। कपास की दो किस्में भारत में पाई जाती हैं। एक है हमारा देसी कपास, एक अमेरिकन कपास। कपास को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कपास को दूसरा नाम क्या होता है? कपास को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कपास से हमें बिनौला प्राप्त होता है, जो कि हमें पशुओं के लिए चारे के रूप में काम आता है। कपास की प्रमुख प्रजाति महालक्ष्मी, सुजाता तथा जयलक्ष्मी। आपसे पूछ लिया जाए कि कपास की प्रमुख प्रजाति महालक्ष्मी, सुजाता तथा जयलक्ष्मी आदि सभी कपास की प्रमुख प्रजातियां हैं।
भारत का वस्त्रोद्योग मुख्यतः सूत पर नहीं निर्भर है। कपास पाला सहन नहीं कर सकता, यानी कि यह ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर सकता। कपास का पौधा जो है ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर पाता। जलवायु इसको विशीतोष्ण, तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, मिट्टी काली तथा जलोढ़ मिट्टी में कपास अधिक अच्छा उगाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी है, तो कपास के लिए काली तथा जलोढ़ मिट्टी अधिक उपयोगी मानी जाती है। अगला देखते हैं हम चाय के बारे में पढ़ते हैं। चाय का वानस्पतिक नाम जो है कैमेलिया साइनेंसिस है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयत्नों से भारत में पहली बार 1840 में चाय का उत्पादन हुआ। जो गवर्नर जनरल ब्रिटेन के अंग्रेज़ों के समय में इसका उत्पादन शुरुआत की गई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयत्नों से भारत में पहली बार 1840 में चाय का उत्पादन हुआ था। असम में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। असम जो है हमारे देश का असम राज्य है, जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, क्योंकि असम में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। चाय के पौधे में पानी का रुकना हानिकारक होता है। चाय के पौधे में अगर पानी खड़ा हो जाता है तो चाय का पौधा खराब हो जाता है, इसलिए वो चाय के पौधे के लिए हानिकारक है पानी का खड़ा होना। भारत विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता देश है। जो हमारा देश है भारत, यह विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है, यानी कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा काली चाय उगाई भी जाती है और हमारे यहाँ पर खाई भी जाती है लोगों के द्वारा। तो इसलिए भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है चाय का। ग्रीन गोल्ड जो है चाय की एक प्रमुख किस्म है। जलवायु चाय को उगाने के लिए उष्णार्द्र चाहिए। वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। बोने का समय इसका भी अक्टूबर नवंबर होता है। इसकी पत्तियों को, चाय के पौधे की पत्तियों को 3 बार चुना जाता है, यानी कि 3 बार एक वर्ष में चुना जाता है। कहवा को हम कॉफ़ी कहते हैं। कॉफ़ी को ही कहवा कहा जाता है। कॉफ़ी का यानी कहवा का वानस्पतिक नाम कोफा है। कहवा का वानस्पतिक नाम कोफा है। कहवा की 2 प्रमुख किस्में हैं, अरेबिका तथा रोबस्ता। जो कॉफ़ी की 2 किस्में अरेबिका तथा रोबस्ता। सबसे बढ़िया कहवा अरेबिका है, लेकिन इसमें जो है ज़्यादा बीमारी होने के कारण अरेबिका को उत्पादन कम होता है भारत में। रोबस्टा का कहवा देश में सर्वाधिक है। कर्नाटक राज्य कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कहवा धूप को सहन नहीं कर पाता, यानी कि इसको गर्मी सहन नहीं कर पाता कहवा कॉफ़ी का पौधा। जलवायु उष्णार्द्र, तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस, मिट्टी लैटराइट। कॉफ़ी के पौधे के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है, तो हम बताएंगे कि लैटराइट मिट्टी कॉफ़ी के पौधे के लिए अच्छी होती है, उपयोगी होती है। भारत का कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में 7वां स्थान है। हमारे देश भारत का कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में 7वां स्थान है। गन्ने के बारे में पढ़ते। गन्ने का वानस्पतिक नाम सैकरम ऑफिसिनरम है। चीन उद्योग भी द्वितीय बड़ा उद्योग है। सूत वस्त्र के उद्योग के पास चीनी उद्योग भी एक द्वितीय बड़ा उद्योग है भारत में। जन्म भारत है इसका भी। गन्ने का जन्म जो उत्पत्ति भारत में हुई थी। कुल ग्रामीणी है। गेहूँ, चावल तथा गन्ने का कुल जो तीनों का सेम ग्रामीणी है। जलवायु इसको भी उष्णकटिबंधीय चाहिए। वर्षा 100 से 180 सेंटीमीटर तक गन्ने को उगाने के लिए आवश्यक होती है। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बोने का समय जो इसका भी अक्टूबर नवंबर तथा इसको वर्ष में 2 बार बोया जाता है, फरवरी तथा मार्च दोनों इसके बोने के समय। गन्ने की परिपक्वता मापक, यानी गन्ने की मीठेपन को परिपक्वता, उसके पकने की क्षमता को मापक सेक्रीमीटर कहा जाता है। जिस यंत्र से मापा जाता है तो उसको सेक्रीमीटर कहा जाता है। गन्ने की परिपक्वता मापक सेक्रीमीटर है। रेड रोट गन्ने की एक प्रमुख रोग है। जो रेड रोट जो गन्ने का एक प्रमुख रोग है, गन्ने में होने वाला प्रमुख रोग है। रबड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, रबड़ की खेती लॉर्ड सेलिसबरी ने शुरू करवाई थी। रबड़ की खेती लॉर्ड सेलिसबरी ने शुरू करवाई थी। रबड़ वृक्ष के लेटेक्स से रबड़ प्राप्त होता है। जो पेड़ के लेटेक्स भाग से हमें रबड़ प्राप्त होता है। रबड़ की खेती पहाड़ी ढालों पर होती है, यानी कि रबड़ की खेती जो है पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। रबड़ का उत्पादन केरल में सब अधिक होता है। केरल राज्य जो है रबड़ उत्पादन में सबसे अधिक उत्पादन करता है। केरल राज्य रबड़ का उत्पादन केरल में सर्वाधिक है।
फल देखते हैं, फलों के बारे में। केला उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान, यानी कि भारत का केला उत्पादन में प्रथम स्थान तथा नारियल अंगूर के उत्पादन में भी विश्व में प्रथम है। भारत केला, नारियल, अंगूर के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है विश्व में। संतरा पंजाब में सबसे अधिक उगाया जाता है, यानी कि उत्पादन सबसे अधिक संतरे का पंजाब में होता है। अंगूर की किस्में वाली किस्म को थॉम्पसन पूसा सीडलेस है। अंगूर से जो किस्में से बनाने वाली किस्म है वे थॉम्पसन पूसा सीडलेस आदि प्रमुख किस्में हैं अंगूर से किस्में से बनाने वाले। ये कुछ जो फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं तो उनको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। क्वीन ऑफ नट मूंगफली को कहते हैं, किंग ऑफ नट अखरोट को कहते हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स आम को कहते हैं, फलों का राजा आम, किंग ऑफ नट अखरोट, क्वीन ऑफ नट मूंगफली, क्वीन ऑफ फ्रूट्स लीची, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट सेब, किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स बेर, पुअर मैन फ्रूट्स बेर, सेंचुरी प्लांट खजूर है, किंग ऑफ फॉरेस्ट टीक को कहा जाता है, आडम्स फिग केले को कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में देखते हैं, मिर्च में जो चरपराहट किसके कारण होता है, मिर्च में चरपराहट कैप्सिसिन के कारण होता है, कैप्सिसिन के कारण जो मिर्च में चरपराहट होता है। प्याज में स्मेल गंध किसके कारण होती है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण जो प्याज में स्मेल या गंध आती है। लहसुन में स्मेल किसके कारण होती है, एलाइसिन के कारण जो लहसुन में स्मेल आती है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन पिगमेंट के कारण होता है। प्याज में लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है, प्याज का लाल रंग एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण होता है। सब्जियों के खाए जाने वाले बाग, अब इनमें देखते हैं कि आपसे ये पूछ लिया जाता है कि टमाटर क्या है, फल है, बीज है, तना, जड़ है, क्या है, पुष्प है। तो ऐसे ही ये कुछ जो है ये कुछ फल तथा सब्जियों के दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। फल देख लेते हैं, फल कौन कौन से, टमाटर, बैंगन तथा मिर्च, भिंडी, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि सभी जो है खाने वाले फल हैं। बीज लोबिया तथा सेम आते हैं। बीज के में तने में जिमीकंद, आलू, अरबी, यानी कि जो हम आलू खाते हैं वो जड़ नहीं है, वो तना है। जड़ में सलजम, मूली, गाजर, चुकंदर आते हैं। जो हम सलजम, मूली, गाजर, चुकंदर खाते हैं वे सभी जड़ है पौधे की। पुष्प में ब्रोकली आती है। अगला देखते हैं, मसाला उत्पादन। भारत को मसालों का घर कहा जाता है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मसाले उगाए जाते हैं, उपभोग भी होता है, इसलिए भारत को मसालों का घर भी कहा जाता है। भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक मसाला उत्पादन होता है। भारत का जो है केरल में सबसे अधिक मसाला उत्पादन होता है। भारत जो मसाला उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है, यानी कि भारत विश्व में सबसे ज़्यादा बाहर भी बेचता भी लेता है और सबसे ज़्यादा उत्पादक देश भी भारत ही है। विश्व में केरल मसालों का बागान कहा जाता है, क्योंकि केरल में सर्वाधिक मसाले उगाए जाते हैं। केरल में काली मिर्च तथा इलायची सर्वाधिक मात्रा में होती है। जो काली मिर्च तथा इलायची केरल में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। मेथी, सौंफ में राजस्थान का पहला स्थान है। जो दोस्तों राजस्थान में मेथी तथा सौंफ सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि मसालों का राजा किसे कहा जाता है, तो काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है तथा मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। आगे चलते हैं अब हम। कृषि विज्ञान की क्रांति, हरित क्रांति। 1960 के दशक में मैक्सिको से लाए गए गेहूं के उन्नत बीजों का प्रयोग करके सन 1968 में भारत ने पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त के साथ कुल 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ। तब अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने इसे हरित क्रांति की संख्या प्रदान की। आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति की संख्या किसने दी थी, हरित क्रांति जो नाम किसने दिया था, तो हरित क्रांति का नाम अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम गार्ड ने दिया था। आगे देखते हैं अब हम। 1970 में हरित क्रांति आई और फलस्वरूप भारत में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त की भारत ने। इसका श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग तथा एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है तथा भारत में पूछ लिया जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन को जनक माना जाता है हरित क्रांति का। और आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति की संज्ञा किसने दी, यानी कि हरित क्रांति नाम किसने दिया, तो इसका ऑप्शन होगा आपका अमेरिका के वैज्ञानिक
डॉक्टर विलियम गार्ड ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा दी थी। आगे देखते हैं हम श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का जो है संबंध जो है दूध से है। दूध उत्पादन फ्लड ऑपरेशन चलाया गया था 1970 में, यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, दूध उत्पादन से, दूध पदार्थों से है। इसके जनक, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। NDR की स्थापना पूछ ली जाए, जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करनाल में की गई थी, 1955 में की गई थी। तथा पीली क्रांति का संबंध जो है तिल उत्पादन से है, और ये कुछ क्रांतियाँ दी गई, इनको भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं एक बार। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। नीली क्रांति का संबंध एक्वाकल्चर मत्स्य पालन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध जो झींगा मछली उत्पादन से। दूसरी क्रांति का संबंध जो उर्वरक से है, खादों से है, यानी कि रजत क्रांति का संबंध अंडा तथा मांस से है। सुनहरी क्रांति का बागवानी तथा सेब से है। सुनहरी क्रांति जो दो चीज़ों से संबंध रखती है, बागवानी तथा सेब दोनों से सुनहरी क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुषी क्रांति, इसके अंतर्गत हरित, श्वेत, पीली, नीली, गुलाबी, सुनहरी, दूसरा रजत आदि सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना, इसको सतरंगी क्रांति भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि इंद्रधनुषी क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो इसको सतरंगी क्रांति भी कहा जाता है। ये और कुछ क्रांतियाँ अमृत क्रांति से कहा जाता है। अमृत क्रांति जो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर तथा मांस से संबंधित है। आगे देखते हैं हम, ये कुछ जो आपको जो लाल क्रांति का संबंध टमाटर तथा मांस उत्पादन से। ये कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके। ये आप एक बार पढ़ा देते हैं आपको। ये इनके कुछ इंस्टीट्यूट हैं तथा इनकी स्थापना तथा किस दिन स्थापना होती, किस वर्ष स्थापना हुई थी, कहाँ पर है, इनके स्थान दिए गए, डेट तथा स्थान दिए गए। जो NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स, यह इसकी स्थापना 1985 में करनाल तथा हरियाणा में की गई थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, यह करनाल में है, हरियाणा में। NDRI की स्थापना नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, यह भी करनाल के हरियाणा में है। NIAG नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स जेनेटिक्स, इसकी भी स्थापना 1984 में करनाल हरियाणा में की गई थी। अब हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज दी गई हैं, इनकी स्थापना तथा कहाँ पर ये दिया गया है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा। आगे हमारा लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2010 में हिसार में हरियाणा में की गई थी। अगला हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में है, यह भी इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर राजस्थान में 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं हम पशुपालन में। आगे हमारा कृषि का टॉपिक खत्म हो चुका है, आगे कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम आगे करवा देंगे इसके। अभी हम पशुपालन पढ़ते हैं, तो चलिए दोस्तों आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। पशुपालन संख्या की दृष्टि से पशुधन की संख्या में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भैंस में प्रथम स्थान, गाय में द्वितीय स्थान है, यानी कि भारत विश्व में पशुपालन में प्रथम स्थान पर है। तथा पशुओं की भारत विश्व में पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में ही है। भैंस में जो भारत का विश्व में प्रथम स्थान तथा गाय में विश्व में द्वितीय स्थान है। बकरी पालन में भी हमारा भारत का द्वितीय स्थान है, लेकिन भैंस में हमारा प्रथम स्थान है। विश्व दूध उत्पादन में 1998 से ही भारत पहले स्थान पर। विश्व दूध उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 338 ग्राम पर डे है। देश में सर्वाधिक दूध उपलब्धता पंजाब में है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है 28 जुलाई 2014 को चलाया गया था। इसकी शुरुआत जो है 28 जुलाई 2014 को की गई थी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की। इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी नस्लों का विकास करना था, दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना था। गिर, साहिवाल, राठी, धारपारकर, रेड, सिंधरी, जर्सी जैसी स्वदेशी नस्लों के जरिए अपग्रेडेशन करवाना था। जो गाय में
भारत में गाय की मान्यता प्राप्त मुख्यतः 27 नस्लें हैं, जो गाय को इन नस्लों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दो दारू, नंबर 2 भारवाही, नंबर 3 दवीकाजी। जो दवीकाजी नस्लें हैं कार्यशील बछड़ों के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, यानी कि इनके बछड़ों से काम करवाया जाता है तथा इनके बछड़े कार्यशील होते हैं। हरियाणा, नागौरी तथा साहिवाल प्रमुख दुधारू द्विकाजी भारवाही नस्लें हैं। गायों की सबसे भारी नस्ल जो काकरेज है। आपसे पूछ लिया जाए कि गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो काकरेज गायों की सबसे भारी नस्ल है, काकरेज। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ज़्यादा दूध कौन सी गाय देती है, तो होल्स्टीन फ्रीजियन गाय विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है। गरनेशी गाय के दूध में वसा 5.0% तक पाई जाती है। गाय की भारतीय नस्लें। दुधारू जो है भारत में पाई जाने वाली गायों की नस्लें हैं। दुधारू में आती हैं साहिवाल, लाल सिंदरी, गिर देवनी। भारवाग में आती है अमृत महल, कांगेयम, अलीकार खिलारी तथा नागौर। दवीकाजी में हमारी हरियाणा, थारपारकर तथा काकरेज, राठी आदि नस्लें आती हैं। गाय की विदेशी नस्लें हैं होल्स्टीन फ्रीजियन, जिसको हम एचएफ कहते हैं, ब्राउनस्वायर आदि जो गाय की विदेशी नस्लें हैं। भैंस की नस्लें। भैंस की 2 प्रकार की नस्लें हैं, भारतीय तथा विदेशी भैंसें। मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी में तराई, सुरती एवं नागपुरी। भारतीय भैंस की कुछ 7 प्रमुख नस्लें हैं। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस जो है मुर्रा है। इसको मुर्रा को ही काला सोना भी कहा जाता है, मुर्रा भैंस को काला सोना भी कहा जाता है तथा सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस भी मुर्रा है। मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है। सर्वाधिक वसा प्रतिशत, यानी कि किस दूध में सबसे ज़्यादा फैट वसा किसकी भैंस की नस्ल में पाया जाता है, तो भदावरी भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वसा प्रतिशत पाया जाता है। आगे देखते हैं हम। आपसे पूछ लिया जाए कि सेकंड क्लोन्ड बफेलो काफ कौन था, यानी कि दूसरी जो क्लोन्ड भैंस की बच्ची का नाम क्या था, तो गरिमा सेकंड क्लोन्ड काफ थी, जो कि करनाल ने करवाई थी, जिसका जन्म। ये क्वेश्चन आप एक बार और देख लीजिए दोस्तों, जो कि आपका जो हरियाणा प्लस में अभी पूछा गया था कि सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली भैंस कौन सी है, तो भदावरी भैंस के दूध में सबसे अधिक वसा पाया जाता है। यह भी अभी आपका पूछा गया था। तो मुर्रा भैंस सबसे सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है और सर्वाधिक वसा प्रतिशत वाली भैंस भदावरी भैंस है। विश्व की पहली भैंस क्लोन समरूपा थी, जिसको 2009 में विकसित किया गया था बाय एनडीआरआई करनाल ने। विश्व की पहली भैंस क्लोन समरूपा को 2009 में विकसित किया था, करनाल में यह स्थित है एनडीआरआई। भारतीय भैंस की नस्लें जो है, भारी भैंस में मुर्रानी, लींदावी, जाफराबादी आदि जो है भारतीय भैंस की भारी नस्लें हैं। हल्की भैंस में महसाणा, सुरती, नागपुरी, तराई, पंढरपुरी, भदावरी आदि जो भारतीय भैंस की हल्की भैंस की नस्लें हैं। आगे चलते हैं हम। पशु की आयु ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। पशु की आयु हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम इसको पशु की आयु ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तो है सींग के छल्ले गिनकर तथा दांत देखकर जो हम पशु की आयु को अंदाजा लगभग लगा सकते हैं। पशु को कितना चारा देना चाहिए, अब ये देखते हैं। 100 किलोग्राम शरीर भाग पर 2.5 kg भूसाएं और चारा देना चाहिए। गाय को 2.5 kg तथा भैंस को 3 kg जो हम पर केजी मिल्क पर दाना प्रदान करना चाहिए। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली, भेड़ के बारे में पढ़ते हैं। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल जो है लोही है। भेड़ की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल लोही है। यह भी क्वेश्चन अभी हरियाणा पुलिस में आया हुआ था, आपका भी दुर्गा शक्ति में भी इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो मेरिनो स्पेन जो है भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल है, मेरिनो स्पेन। और सबसे सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ की नस्ल है लोही। सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक भेड़ राजस्थान में पाई जाती हैं। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल है लीसेस्टर।
ये पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो लीसेस्टर सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल है। भेड़ की द्विकाजी नस्ल लोही एवं कच्छी है। लोही नस्ल जो सर्वाधिक दूध देने वाली भेड़ की नस्ल है। भारतीय भेड़ की नस्लें जो है दुधारू में लोही, कुका, गुर्रे जाती हैं। ऊन के लिए बीकानेरी, बाकरवाल, काठियावाड़ी, जालौनी आदि जो भेड़ की नस्लें है ऊन के लिए जानी जाती है। मांस हेतु आसंद, जालौनी, बिजरी, बजीरिया आदि जो है मांस के लिए भेड़ की नस्लें पाली जाती हैं। विदेशी भेड़ की नस्लों में दूध के लिए बेल्चियन, बलूची आदि, दून के लिए मेरिनो, रेम्बले, पोलवर्थ आदि, मांस के लिए लीसेस्टर, लिंकन, हैम्पशायर आदि जो है भेड़ की विदेशी नस्लें हैं। अब हम बकरी के बारे में पढ़ते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैपरा एग्रेसिस इरिकस है। ये भी क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में पूछा गया था, जो वही पहले एग्जाम हुआ था उनमें पूछा गया है। बकरी का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, कैपरा एग्रेसिस इरिकस है। बकरी का दूध सुपाच्य होता है। बकरी का जो दूध जल्दी हजम हो जाता है, इसलिए इसको बीमारियों में भी उपयोग के लिए लिया जाता है। बकरी के दूध में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। इसका दूध औषधीय गुणों के कारण तपेदिक, टीबी, अल्सर, अतिसार आदि मरीजों के लिए उपयोगी होता है। औषधीय गुण होते हैं बकरी के दूध में। उनके लिए प्रसिद्ध बकरी कौन सी है, जो है उनके लिए प्रसिद्ध बकरी की प्रजाति कौन सी है, पश्मीना कश्मीर में पाई जाती है नस्ल जो है उनके लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना बकरी उनके लिए प्रसिद्ध है। आकार में सबसे बड़ी बकरी कौन सी है, आपसे पूछ लिया जाए कि आकार में सबसे बड़ी बकरी की नस्ल कौन सी है, तो जमुनापारी जो है आकार में सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है, जो कि द्विकाजी नस्ल है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी है, तो सानेन बकरी जो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। इसको ये मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है सानेन बकरी को। आपसे पूछ लिया जाए कि मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड कौन सी बकरी है, तो सानेन बकरी मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड है। मांस के लिए बकरी की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति बलूची है। भारतीय बकरी की कुछ नस्लें दी गई हैं। दुधारू में आती है हमारी जमुनापारी, कट्टर, बर्बरी। मांस के लिए बकरी की नस्लें कश्मीरी, मालवारी तथा ऊन के लिए बकरी की नस्लें पश्मीना, खाल के लिए मालाबारी तथा बंगाल की। विदेशी बकरी की नस्लों में आते दुधारू में सानेन, मातो तथा एंग्लो नूबियन। एंग्लो नूबियन को जर्सी भी कहा जाता है। एंग्लो नूबियन बकरी को जर्सी भी कहा जाता है। मांस के लिए बोर तथा ऊन के लिए अंगोरा बकरी प्रसिद्ध है। सुअर विश्व सुअरों की संख्या चीन में सबसे अधिक है। जो सुअरों की विश्व में संख्या सबसे अधिक है चीन में है। सुअर औसतन 4 से 7 बच्चे पैदा कर सकते हैं। सफ़ेद यॉर्कशायर नस्ल मांस के लिए अधिक बच्चे देने के लिए प्रसिद्ध है। सफ़ेद यॉर्कशायर नस्ल मांस के तथा अधिक बच्चे देने के लिए प्रसिद्ध है। टैमवर्थ नस्ल से सबसे अच्छी किस्म का मांस प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। भारत की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित मछली कौन सी है, तो कतला मछली भारत की सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली मछली कतला है। भारत की सबसे स्वादिष्ट मछली रोहू है। भारत विश्व में झींगा उत्पादन तथा निर्यातक राष्ट्र है। भारत जो विश्व में सर्वाधिक झींगा उत्पादक तथा निर्यातक राष्ट्र है, यानी कि भारत में झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है तथा निर्यात करता है भारत। रेशम उद्योग, रेशम का धागा प्रोटीन है। यह हमें कीट से प्राप्त होता है। रेशम का धागा एक प्रोटीन होता है, जबकि दूसरे जो सेलुलोज होते हैं। रेशम का धागा कीट के कोया से प्राप्त किया जाता है। यह कीट अपनी प्यूपावस्था में बनाता है। जो कोया कीट जो अपनी प्यूपावस्था में बनाता है। दुग्ध उद्योग में देखते हैं हम दुग्ध शर्करा लैक्टोज के निर्माण में रक्त की ग्लूकोज तथा लैक्टिक अम्ल में प्रयुक्त होता है। दुधारू पशुओं में दूध कृपिकाओं यानी कि एल्वोली सेल्स में बनता है। दुधारू पशुओं में दूध कृपिका कोशिकाओं यानी कि एल्वोली सेल्स में बनता है। दूध परिरक्षक कौन है, कौन सा अम्ल है, ये पूछ लिया जाए कि दूध का परिरक्षक अम्ल कौन सा है। बेंजोइक अम्ल जो है दूध का परिरक्षक अम्ल है। दूध में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, दूध में लाइपेज, अमाइलेज, लैक्टोज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। दूध जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। ये पूछ लिया जाए कि दूध जो किस जीवाणु के कारण खराब होता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध खराब हो जाता है। घी अथवा दूध का पीला रंग
किसके कारण होता है, तो दूध, घी अथवा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, केसिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन। दूध का सफ़ेद रंग जो है केसिन के कारण होता है। आपसे पूछा है दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। पशुओं में खुरपका या मुंह पका, फुट एंड माउथ डिजीज, खालिस्तान जो किसके कारण होता है, तो ये इसका वायरस के कारण है। जो पशुओं में खुरपका या मुंह पका, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस के कारण होता है। गलघोटू रोग जो है जीवाणु के कारण होता है पशुओं में। तनाला रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। निमोनिया रोग जो है जीवाणु से होता है। तथा पशुओं में चेचक रोग वायरस के कारण होता है। मिल्क फिचर जो है सी कैल्शियम की कमी के कारण जो पशुओं में मिल्क फिचर होता है। अफारा रोग जो है पशुओं को दूषित आहार खाने के कारण होता है। आगे देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए यहाँ पर। जो रानीखेत एक वायरस जनित रोग है जो कि मुर्गियों में आपसे पूछा जाए कि रानीखेत जो किस में होता है, तो रानीखेत जो एक मुर्गियों का रोग है जिसमें यह एक वायरस जनित रोग है जो कि मुर्गियों में होता है। गाय का जीवन काल जो है कितना होता है, गाय का जीवन काल जो है 20 से 25 वर्ष तक का होता है। तथा इसकी भैंस का जीवन काल जो है 20 से 25 वर्ष तक ही भैंस का भी जीवन काल होता है। जो बकरी का जीवन काल जो है 12 से 16 वर्ष तक होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि गाय का गर्भकाल कितना होता है, 9 महीने 9 दिन का होता है। भैंस का गर्भकाल जो है 10 महीने 10 दिन का होता है। बकरी का गर्भकाल जो है 5 महीने 5 दिन का होता है। पशु के जो इनके बच्चों के नाम होते हैं और कुछ जो है इनके मादा और नर के नाम होते हैं आपको दिए गए यहाँ पर। यह आप खुद भी पढ़ लेना, या मैं बता ही देता हूँ आपको। भैंस को नर का नाम जो है भैंस का बफेलो बुल कहा जाएगा। वैक्स मादा का नाम जो है बफेलो कहा जाएगा। जो इनका बच्चा होगा जो नवजात का नाम जो है बफेलो काफ कहा जाएगा। गाय का बुल मादा का नाम जो है काऊ कहा जाएगा। नवजात का नाम काफ होगा। बकरी का जो बच्चे का नाम जो है किड कहते हैं। बकरी के बच्चे को किड कहते हैं। भेड़ के बच्चे को लैम कहते हैं। सुअर के बच्चे को पिगलेट कहते हैं। घोड़े के बच्चे को फैल कहते हैं, फोल कहते हैं। नर घोड़े को जो स्टड कहते हैं तथा मादा घोड़ी को मेयर कहते हैं तथा घोड़े के बच्चे को फोल कहा जाता है। मुर्गी के बच्चे को चिक कहा जाता है तथा खरगोश को बक डो कहा जाता है। आगे देखते हैं हम जो ये यहाँ पर ऋतुएं दी गई हैं कि कौन सी ऋतु में कौन किस महीने में आती है। तो रबी ऋतु जो है अक्टूबर से नवंबर में आती है। इसमें जो फसलें आती हैं गेहूँ, जो चना, मटर आदि फसलें जो है रबी की फसलें हैं। रबी का जो है अक्टूबर नवंबर में की फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। जो कि अक्टूबर नवंबर में जिनकी बुआई होती है वे फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। इनमें गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि जो है ये फसलें आती हैं। ये शीत ऋतु की फसलें होती हैं। खरीफ में जून जुलाई में इनकी बुआई होती है। जो खरीफ की फसलें होती हैं उनकी बुआई जो है जून जुलाई के महीने में होती है। इसमें चावल, ज्वार, मक्का, कपास तथा सोयाबीन आती हैं। ये जो है वर्षा काल यानी कि वर्षा की ऋतु में बोई जाती हैं। जो वर्षा की ऋतु में बोई जाती हैं उनको हम खरीफ फसल कहा जाता है। जायद जो है मार्च में बुआई होती है जिन फसलों की, उनको हम जायद की फसल कहते हैं। इनमें तरबूज की, खरबूजा, खीरा आदि फसलें आती हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर कुछ आपको जो मुख्य दिवस इंपॉर्टेंट डेज दिए गए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो गा सकती है। सबसे पहले हमारा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता, तो 16 अक्टूबर को हमारा विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद कर लेने हैं। विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह किस दिन मनाया जाता है, तो 23 से 29 दिसंबर तक जय किसान जय विज्ञान सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व अंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व अंडा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, तो अप्रैल माह के अंतिम शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ये आगे है, भारत में वर्ष 1919 में पशुओं की पहली गणना की गई थी। 1919 में भारत में पशुओं की पहली गणना की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि पशुओं की गणना सबसे पहले प्रथम भारत में कब की गई थी, तो 1919 में पशुओं की पहली गणना भारत में की गई थी।
आगे देखते हैं दोस्तों, 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर प्रारंभ किया गया था। 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई थी। डीडी किसान चैनल कब बनाया गया था? तो डीडी किसान चैनल 25 मई 2015 को प्रारंभ किया गया था। ये कुछ जो है इनके आगे दिए गए। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर स्थित है? भारत का कॉफ़ी बोर्ड यानी कि कर्नाटक में स्थित है। रबर बोर्ड जो केरल में स्थित है। स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? तो स्वाइन फ्लू जो है सुअर से फैलता है। डेंगू जो किससे फैलता है? तो डेंगू मच्छर से फैलता है। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? मुर्गा तथा अंडे के कारण जो है बर्ड फ्लू फैलता है। चिकनगुनिया किससे फैलता है? तो एडिस मच्छर से चिकनगुनिया फैलता है। आगे देखते हैं, ये यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस दिए गए, इनको भी देख लेना आप। ये सेरिकल्चर में कौन सा वो आता है? सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। एपरकल्चर में मधुमक्खी पालन आता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन आता है। सीकल्चर जो है मत्स्य पालन से संबंधित है। विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर जो है केंचुए पालन से संबंधित है। पोमोकल्चर जो है फलों का उत्पादन से संबंधित है। तथा ओलेरिकल्चर में सब्जियों का उत्पादन आता है। हॉर्टिकल्चर में बागवानी आती है। इनको आप पर एक बार और याद कर लेना, मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। जो है सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन संबंधित है। एपरकल्चर में मधुमक्खी पालन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों का उत्पादन से संबंधित है। पिसिकल्चर जो मत्स्य पालन से संबंधित है। विटीकल्चर जो अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मीकल्चर जो है केंचुआ पालन से संबंधित है। पोमोकल्चर जो है फलों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरिकल्चर जो है सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। तथा हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।